आज क्या है, आप अनशन पे बैठे रहिए, अपनी सही बातों को लेकर अनशन पे बैठे रहेंगे, आप मर जाएंगे। अब म्युनिसिपल पार्टी की कचरे की गाड़ी आएगी, आपको उठा के फेंक देंगे, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी व्यवस्था हो रखी है हमारे आज भारत में, हमारे देश, इस देश में ही हमारे समाज का, हमारी जाति का कोई सांसद विधायक नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब एक भी आप पूरे देश में हाँ। आपके समाज का एक भी विधायक या एक भी सांसद नहीं? हाँ, अभी तो मैंने जो मेरी जानकारी में वो नहीं है। अब कोई देखिए, सबसे बड़ी बात तो है वो बाहरी हैं जी, बलरामपुर के वो है नहीं, और बलरामपुर को मानते भी अपना नहीं है जी। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ बलरामपुर 294 विधानसभा के समाजवादी पार्टी से सबसे प्रबल दावेदार और छवि में एकदम नंबर 1 क्वालिटी की माननीय कृष्ण कुमार गिहार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, प्रश्नों का सिलसिला हम चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में, मन में ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि जो हमारा प्रत्याशी है, जो हमारा नेता है, उसकी छवि को लेकर और उसकी पढ़ाई, साथ साथ उसकी जो बैकग्राउंड है या फिर आप कह लीजिए कि राजनीतिक करियर है, कहीं ना कहीं ये लोग जरूर जानना चाहेंगे। जी जी जी, थोड़ा इसको आप जरूर एक्सप्लेन करें। मेरी जो पढ़ाई, जो शिक्षा दीक्षा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है जी, और मैं आईएएस की प्रिपरेशन भी किया हूँ जी, और मैं एलएलबी भी कर लिया हूँ जी। ये सब सारी चीज़ें हैं। और जितने मेरी स्कूलिंग टाइम भी अच्छी रही, मैं लखनऊ से भी पढ़ाई किया हूँ और शिक्षा दीक्षा को लेकर मैं हमेशा आगे रहा हूँ और पढ़ता भी रहा। मेरे पढ़ने में रुचि भी रही, अभी भी कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ। ये सब सारी चीज़ें हैं। मतलब आपने भी कहा कि एलएलबी आपने कर लिया? हाँ, एलएलबी हमने कर लिया है, कंप्लीट हो गई हमारी एलएलबी। अच्छा अच्छा। कोई बचपन की ऐसी घटना बताएंगे जो आपको आज भी याद आती हो और उसको याद करके माइंड में चलता हो कि अरे यार, ये बचपन चला गया लेकिन इस घटना को हम दोहराना चाहेंगे? नहीं, बचपन में क्या है, बचपन में ये होता है कि हम लोग खुश रहते हैं, माता पिता के साथ घूमते हैं, अच्छा लगता है। आज बड़े हो गए तो जिम्मेदारियां आ गई, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बचपन जो होता है वो पूरी तरीके से हम लोग अपने माता पिता के साथ जीते हैं, वो अच्छा लगता है। बचपन का पल तो बहुत अच्छा ही होता है, माता पिता की उंगलियां पकड़ के चलने के लिए, ये सब चीजें तो वो पल तो हमेशा याद आता है। कोई भी बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा बच्चों को देखे कि हम भी छोटे थे, अपने माता पिता की उंगलियां पकड़ के घूमते थे। ये सब चीजें तो हमेशा इंसान करता है, कोशिश की दोबारा में मौका मिलता है। ये सब चीजें हैं। अच्छा, बचपन का कोई एक सपना या फिर युवा आप बने हों, उस युवा के टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम का कोई ऐसा सपना जो आप अभी भी चाहते हो कि ये हमको पूरा करना है, ये हमारा एम है? हाँ, बचपन से मेरा सपना था, मैं पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। ये मेरा जो सपना था, मैं आईएएस बनना चाहता था जी। तो इसी आईएएस के सपने को लेके मैं बलरामपुर से क्या कहते हैं, जब मैं हाई स्कूल यहाँ पे कर रहा था सीएमएस से, फिर मैं इस सपने को लेके मैं आगे बढ़ा। मेरा बचपन से एम था कि मैं आईएएस बनूं जी। तो फिर मैं लखनऊ की तरफ गया, फिर मैं लखनऊ से मैंने इंटर किया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया अपने सपने को पूरा करने के लिए कि मैं वहाँ से पढ़ूंगा, एक अच्छे माहौल मिलेगा, एक अच्छा सब कुछ रहता है, सारी सुविधाएं रहती हैं वहाँ पे। बड़े शहरों में तो होती हैं सारी सुविधाएं, वो बलरामपुर में पॉसिबल है नहीं। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से फिर उसके बाद मैंने निर्माण से और धैर्य से मैंने कोचिंग की आईएएस की, मैंने कोचिंग की और मेहनत भी करता रहा। फिर एक सडनली टर्निंग पॉइंट ये आया कि एक शीतकाल का सत्र चल रहा था, जिसमें लोकसभा का सदन चल रहा था, जिसमें हमारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। तो ये हुआ कि हमारे आज भारत में, हमारे देश, इस देश में ही हमारे समाज का, हमारी जाति का कोई सांसद विधायक नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब एक भी आप पूरे देश में आपके समाज का एक भी विधायक या एक भी सांसद नहीं? हाँ, अभी तो मैंने जो मेरी जानकारी में वो नहीं है। अब कोई कहीं इक्का दुक्का कहीं निकल जाए वो अलग बात है, पर जहाँ तक अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, कहीं भी करेंगे, तो हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति अभी सांसद विधायक अभी नहीं बना है। तो इस चीज को लेके हमारे भी मन में प्रश्न उठा कि ईश्वर ने दे रखा था, योग्यता थी, तो वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया कि मैं अपने समाज का नाम करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए और अपने समाज के और लोगों के उत्थान के लिए मुझे इस पद पे आना चाहिए कि जिससे क्या कहते हैं, मैं अपनी बात को, अपने समाज को मैं लोगों को बता सकूं। उसी चीज को लेके मैं वहीं से मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ और फिर मैं राजनीति की तरफ में आ गया। जी जी। अच्छा, करीबन आप कितने साल से राजनीति में एक्टिव हैं?
मैं सन 2014 से एक्टिव हूँ। अच्छा, 2014 से। तो मतलब बैकग्राउंड में कोई राजनीतिक करियर था, मतलब कोई घर से कोई था? नहीं, बैकग्राउंड कोई राजनीतिक करियर, मैंने बताया जब मेरे पूरे भारत में हमारे समाज का जब कोई सांसद विधायक ही नहीं है तो बैकग्राउंड कहाँ से हो सकता है। जो है जो मेहनत मैंने किया, पर यह है कि मुझे इतना बैकग्राउंड कोई भी ना होने के बावजूद भी मुझे बलरामपुर की जो जनता है मुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा। और बहुत चाहती है। मुझे 2 बार टिकट नहीं मिला तो बलरामपुर की जनता बहुत ही हताशा हुई, लोगों के अंदर बहुत ही उदासीपन आई और ना मिलने के बाद हमें भी बहुत पीड़ा हुई। हमें भी लगा कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब इंसान के अंदर कोई योग्यता होती है उसे मौका नहीं मिल पाता है तो खलता है। फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं, मेहनत में कुछ कमी रह गई हो, दोबारा फिर मेहनत करेंगे। तो मेहनत मैं इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बलरामपुर की जनता बहुत चाहती है, बहुत पसंद करती है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। इसलिए भी हम टूटे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं, टूटना नहीं है, प्रयास करना है। तो इस बार क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन देंगे या फिर आपको इस बार टिकट देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सर्वे पे टिकट देंगे। उनके सर्वे पे मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि सर्वे पे मैं उनके पैमाने पे, जो उनके मापदंड हैं, जो उनके पैमाने हैं, जो जिस तरह के सर्वे वो चाहते हैं कि पब्लिक में कैसा रुझान है, लोग कैसा चाहते हैं, तो अगर मैं उनके पैमाने में फिट होऊंगा तो जरूर मुझे मौका देंगे और मैं आशा उम्मीद भी रखता हूं कि मुझे मौका मिलेगा। एक सवाल है कि अगर आपके सामने भी मान लीजिए जो वर्तमान विधायक बलरामपुर के पलटू राम जी वो सामने बैठे हैं, तो उनसे एक ऐसा सवाल आप कौन सा पूछना चाहेंगे जो सवाल सुनने के बाद उनको मिर्ची लग जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है वो बाहरी हैं जी, बलरामपुर के वो है नहीं और बलरामपुर को मानते भी अपना नहीं है जी, क्योंकि उनका जो शेड्यूल जो है वो सिर्फ एक ऐसे तरीके का है कि हमें, जैसे अंग्रेज जो होते थे, अंग्रेज रहते जरूर थे पर वो भारत का शोषण करते थे। आए तो उसकी जितनी भी इसकी यहाँ की आय संपदा थी वो बाहर भेजते थे, इंग्लैंड। तो वहीं पे यहाँ भी वही मामला है कि जो पलटू राम जी हैं वो बलरामपुर में सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आज वो यहाँ के विधायक होने के नाते बलरामपुर में हैं। जिस दिन वो बलरामपुर के विधायक नहीं, वो बलरामपुर में दिखेंगे नहीं। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों वाली दृष्टिकोण है। बस यहाँ पे जब तक हम जब तक यहाँ की जनता ने हमको बना रखा तब तक हमको रहना। जैसे अंग्रेजों को भारत के लोगों ने जब नकार दिया तो वो बाहर चले गए थे, तो वो दिखे नहीं। वैसे जब वो यहाँ से हारेंगे तो वो भी दोबारा बलरामपुर नहीं आएंगे। अच्छा, बीजेपी एक आरोप लगाती है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप लोग, आपकी जो आपका समय था जिस पीरियड में माननीय राष्ट्रीय जी सीएम थे, भ्रष्टाचार बहुत था, भ्रष्टाचार के साथ गुंडा राज था, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब सरकार जब आती है तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनसे ज्यादा तो भ्रष्ट और भ्रष्टाचार गुंडे तो कहीं है ही नहीं जी। आप देख रहे हैं जितना भ्रष्टाचार आज के समय में देख रहे होंगे, उतना भ्रष्टाचार आप जब से देश आजाद होगा तब तक नहीं देखे होंगे। ये भ्रष्टाचार आपको देखने का मौका कब मिलेगा? जब सरकार की जब हटेगी तब आप देखेंगे, तब उजागर होगा। अभी तो सारी व्यवस्था को उन्होंने बना रखा है ना, और उन्होंने भ्रष्टाचार के पैमाने को इस तरह से बना रखा है कि वन हैंड कैश लेने की व्यवस्था बना रखी है। जो ये निजीकरण का जो माध्यम है, वो निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का माध्यम यही है कि हम ठेकेदारों को बेचेंगे जी। है, हम रेलवे किसी एक अडानी को अगर हम बेचते हैं तो हमको सिर्फ अडानी से कैश लेना है, तो अडानी ने डायरेक्ट कैश दे दिया तो बीच का रास्ता खत्म हो गया है। तो उसमें जांच प्रणाली में वो आ नहीं पाते हैं। ये निजीकरण का यही मेन साधन है। पहले देश में निजीकरण नहीं था, सारी व्यवस्थाएं थी, कोई भी भ्रष्टाचार करता था पकड़ा जाता था, क्योंकि निजीकरण नहीं था। किसी एक व्यक्ति, उसमें एक सिंगल हैंड आदमी नहीं होता था। अब सिंगल हैंड हो गया है कि हमें सिंगल आदमी से लेन देन करना हमारा काम हो जाएगा। पहले देश की व्यवस्था थी, लोकतंत्र था, इसलिए लोकतंत्र के आधार पर सारा काम चलता था। कोई भी भ्रष्टाचार करता था तो पकड़ जाता था। मतलब कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो छिन्न हुआ है। हाँ, सरकार में। सबसे बड़ी बात, अब जंतर मंतर का सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए। है, आज के समय में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कि आप अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर पहले अनशन होता था या कोई शांतिपूर्ण से कोई चीजें भूख हड़ताल होती थी तो अधिकारियों के पसीने छोड़ने लगते थे। आप ये जानते होंगे कि भूख हड़ताल होती तो कितना बड़ा देश में असर जाता था। एक अगर किसी जिले में अगर होता तो प्रदेश में जाता, तो प्रदेश में हो गया तो पूरे देश में उसका असर पड़ता था कि कोई अनशन पे बैठा है। आज क्या है, आप अनशन पे बैठे रहिए, अपनी सही बातों को लेकर अनशन पे बैठे रहेंगे, आप मर जाएंगे। अब म्युनिसिपल पार्टी की कचरे की गाड़ी आएगी, आपको उठा के फेंक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अब तो आप तो शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात नहीं रख सकते यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। उग्र रूप धारण नहीं करना, उग्र रूप तो आप जो कब तक आप सताएंगे लोगों को? एक ना एक दिन तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है। तो आपने जो जंतर मंतर में किया वो पूरा देश देख लिया है। युवाओं के बल पे
सरकारें बदलती हैं और देश बदलता है। अब युवाओं को आपने छेड़ा है, युवाओं के साथ आपने मजाक किया, उनको शोषण करने का काम किया। बताइए वो छोटे छोटे बच्चे, युवा लोग, क्या कोई आपसे कोई संविधान बनवा रहे थे कोई, या कोई कानून बनवा रहे थे? अपने हक की तो बात कर रहे थे। आपको सिर्फ कहना था कि हाँ ऐसी व्यवस्था हमने सुधार करेंगे, आप वो भी नहीं कह पा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की बात को समझना चाहिए। जब आज हमारा युवा इतना पढ़ लिख लिया, उसे नौकरी कहीं मिली नहीं रही, उसके स्किल का क्या मतलब है? बीटेक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एमबीबीएस कर लीजिए, नौकरी है ही नहीं, कहीं नौकरी है? एमबीबीएस की पढ़ाई करके आता है वो आज देखिए संविदा पे काम, संविदा पे नौकरी कर रहा है। बिल्कुल है कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। निजीकरण के माध्यम से आपने सब कुछ भेज दिया है। अरे हम करें निजीकरण करने की क्या जरूरत है? आपके पास भी तो हेड ऑफ पे रखने की व्यवस्था थी। बिल्कुल। अगर अडानी अंबानी अगर नौकरी करके स्वास्थ्य व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को चला सकते हैं, तो आप भी तो इंसान हैं। आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब क्यों बनाया गया है कि आप वो काम करिए? जब आपको बेचना ही है तो किसी को भी दे दिए, कोई भी बेच देगा। और कैसे आपको दे दे, आप ही बेच दीजिए। बिल्कुल नहीं, हम कुछ भी करें यार। जैसे कोई परिवार में कोई लड़का नकारा निकल जाता है, अगर उसके घर में जमीन जाता है तो वो बेच देते हैं, बेच के दारू सिगरेट पी लेता है, तो खराब कर देता है, उसमें कौन सी बात है? तो कुछ भी कर सकता है इंसान। आप बेचने का काम क्यों कर रहे हैं? आप खरीदने का काम कीजिए। जी बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, आप इतनी बातें करते हैं कि हम विश्व गुरु हो गए, सब कुछ हो गया। आपके पास इतना सब कुछ संसाधन होने के बाद क्या हमारा भारत देश वीटो पावर वाला देश बन पाया? नहीं बन पाया ना। नहीं। आपके पास ना एनर्जी का स्रोत है, ना आपके पास कोई गैस का स्रोत है। इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं डेवलपमेंट करते हैं? हर चीज़ पे डेवलपमेंट किया जाता है, देश को बढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दूसरे देशों से समझौता कर रहे हैं, अपने देश की व्यवस्था को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये सब कैसे होगा? ये सब बहुत सारी बातें हैं जो जब सरकार बदलेगी तब उस चीज़ों को आप जान पाएंगे, क्योंकि अभी सरकार है तो अभी कुछ नहीं जान पाएंगे आप। हाँ, जब सरकार जब बदलेगी तो आपको आसपास रूप से भ्रष्टाचार भी दिखाई पड़ेगा, सारी चीज़ें, सबकी कमियां भी उजागर होंगी। धीमे धीमे होगा, हर चीज़ का एक समय आता है। और आने वाला समय देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होने वाली है। सन 2017 से शुरुआत हो जाएगी, क्रांति उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो जाएगी। और देखिएगा ये आने वाले समय प्रदेश से तो जाएंगे, देश से भी जाने वाले हैं अब। जी। अच्छा, बलरामपुर की अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बलरामपुर की मुख्य 3 समस्याएं क्या है, क्या लगती है आपको जो सबसे ऊपर है? बलरामपुर की मुख्य समस्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य जी, और रोजगार। यहाँ पे रोजगार की कुछ साधन है, कुछ नहीं है। नहीं, मिलें तो लगी हुई हैं। मिलें हैं यहाँ पे। मिल में है तो मिल में जाके देखिए बलरामपुर के कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। सब बाहरी यहाँ पे काम करते हैं अधिकतर। पहले के समय में जो लोग लगे थे वही लोग हैं ना। एक मिल है और यहाँ पे क्या है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्वास्थ्य को ले लीजिए, अभी आपका छोटा अभी आप यहाँ से अगर देखते होंगे, कहीं जाते हो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत रिफर होकर उसे बहराइच, गोंडा, लखनऊ भेज देते हैं। तो यहाँ पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं। दवाई का अच्छी व्यवस्था नहीं। जैसे आप हल्का भी सीरियस हुए तो आपको यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं कि आपको बचाने की व्यवस्था की जाए। नाम का अस्पताल, नाम का सब कुछ है। पढ़ाई के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, विश्वविद्यालय यहाँ अब तो विश्वविद्यालय बनना है ना। जी जी जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कोई चीज होना और किसी चीज को सुचारू रूप से चलाना अभी बनना है। देखा जाएगा कि क्या होता है, वो किस तरह से चलता है, क्या उसमें कैसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, किस तरह से। जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को, लखनऊ यूनिवर्सिटी को अपने बलरामपुर यूनिवर्सिटी से तो कंपेयर अभी कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? तो जब हम कंपटीशन जब हमारे यहाँ बलरामपुर में होने लगे, लोग वहाँ बाहर से यहाँ पर अगर एडमिशन करा के पढ़ने लगे, यहाँ से पढ़ के वो आगे बढ़े, तब उसका मतलब होता है ना। जी जी, है कि नहीं? हम अपने बच्चों को हम बलरामपुर की यूनिवर्सिटी छोड़ के अगर हम लखनऊ भेजने लगे, दिल्ली भेजने लगे, तो थोड़ी उसका कोई मतलब रह जाएगा। नहीं। बहुत सारे अस्पताल बनाए जाते हैं, बहुत सारे पैरा मेडिकल कॉलेज बहुत जगह बन गए हैं। तो क्या सब पैरा मेडिकल, जितना मेडिकल है, क्या अच्छे पैरा मेडिकल स्कूल हैं? नहीं। तो ये सब सारी चीजें तो हमको उस पर व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, एक डिफरेंट आपसे पूछना है, एक युवा नेता में और एक करीब उसकी एज 50 साल हो, फर्क क्या रहेगा उसमें? फर्क ठीक है, तो दोनों की आवश्यकता है। इस देश को चलाने के लिए तजुर्बे की भी जरूरत है और युवा की भी जरूरत है। अच्छा। युवा जो होता है वो सोचता है कि मुझे आगे काम करना है, अपने देश के विकास के लिए बढ़ना है, सब कुछ करना है, इन सब चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ता है। बुजुर्ग जो होता है उसके पास अनुभव होता है, बहुत सारे अनुभव होता है, अपने अनुभव को साझा करता है, उसको कैसे चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देख रखता है। हम युवा लोग हैं तो हम बुजुर्गों से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं कि
पापा या हमारा कोई गुरु होता तो हम उससे ज्ञान लेते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं क्या सही है कि नहीं सही, तो उनके उसके तजुर्बे को भी हमें साथ में रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें दोनों का सामंजस्य रखना आवश्यक है। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे आपकी पार्टी आपको टिकट दे रही है, हम ये बात बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं कि आपको टिकट आपकी पार्टी दे रही है, लेकिन आपके सामने 2 बार से विधायक रहे पलटू राम जी, क्या चुनौती होगी और क्या प्लानिंग? हमारे बलरामपुर में कोई चुनौती नहीं है। बलरामपुर में पलटू राम को कोई देखना नहीं चाहता है जी। मैं यंगस्टर हूँ, उसका फायदा मिलेगा, मेहनत करता हूँ। और दूसरी बात है बाहरी है, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ पे हमारे सब लोग हैं, वो चाहते हैं। पलटू राम में क्या है, कोई चीज़ नहीं। आज उनका जितने कारनामे सब उजागर हो चुके हैं, पब्लिक उन्हें बिल्कुल नकार चुके हैं, उन्हें चाहती नहीं है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फेस करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मेहनत करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पार्टी की मेहनत से ही भारतीय जनता पार्टी अब नस्तो नाबूद होती जा रही है। और देखिएगा आने वाले समय में पूरा अंतिम कील ठोकने का काम ये समाजवादी के लोग ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हम ज्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे, क्षेत्र में भी आपको निकलना है, तो एक आखिरी सवाल है, आपका नाम कृष्ण कुमार गिहार है जी। आप उसके नीचे महादलित लिखते हैं हाँ, तो इसका जरूर हम कारण है, क्योंकि आपने बोर्ड बैनर लगवा रखे हैं, उसमें भी हमने देखा और लोगों के बीच पहुंचे तो वो लोगों ने इसे बताया भी कि वो महादलित लिखते हैं हम, तो मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्वेश्चन रहता है कि भाई महादलित का मतलब क्या है। मैंने क्या बताया कि देखिए हमारे जो समाज के लोग हैं, अभी मैंने कहा कि पूरे भारत में हमारे समाज का कोई लीडरशिप नहीं है जी, संगठित भी नहीं है जी। अभी भी आज के समय में भी देखिए हमारे समाज को देखेंगे तो आज भी खाना बदोसे की जिंदगी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए झुग्गी झोपड़ी, जबकि झुग्गी झोपड़ी अभी भी खत्म हो चुकी हैं। जो जैसे आप छपरे का फूस का मिट्टी का घर आज भी हमारे समाज का आप जाइए तो देखेंगे जो गांव से बिल्कुल बाहर है। बगीचे में आपको बगीचे में मिलेगा घर उनका, और रहन सहन उनका गरीबी के तौर पर कहीं अगल बगल तालाब उलाब देखिए बहुत सारे हमारी ये सब चीज़ें मिलती हैं। हमारे समाज में अभी शिक्षा का अब जाके थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, लोग पढ़ने लगे हैं, शिक्षा का भी अभाव हमारे समाज में है, हमारी जाति में। और क्या कहते हैं, नौकरी चाकरी में भी देखा जाए तो बहुत कम है। तो उस महादलित हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमें भी पूरी भागीदारी नहीं मिल पाई है। मतलब दलितों में भी, हाँ दलितों में भी हम महादलित हैं। हाँ। ठीक है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। जैसे देखिए हमसे जो हम लोग तो जबकि कदकाठी में हर अच्छे हैं, अगर हमारे समाज के लोग अच्छे पढ़े लिख लिए होते उस समय, उनको शिक्षा मिल गई तो आज बहुत सारे अच्छे पुलिस विभाग में हर जगह में अच्छे खासे नौकरी में वो सब होते हैं। बिल्कुल है। आज भी अगर पुलिस विभाग में अगर नौकरी में अगर देखेंगे तो हमारे समाज के लोग जो पढ़े लिखे थे अधिकतर आपको मिल जाएंगे कि पुलिस विभाग में लोग नौकरी कर रहे हैं जी। और हम पिछड़े हैं, पूरी तरीके से पिछड़ा मानते हैं अपने आप को। ठीक है, उसका कभी ना कभी हम लोगों को उसका सामना भी करना पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे हम लोग भी आगे बढ़ें, हमारी भी एक पहचान हो, समाज में हमारा भी नाम हो कि कम से कम हम भी इसी देश में जन्म लिए हैं, इस समाज से हैं, तो हमारे भी समाज को लोग जाने कि हाँ ये भी एक जाति है, इस समाज से लोग अच्छे लोग हैं। आज राजनीति में भी इनकी भागीदारी है, शिक्षा में भागीदारी रहे, हर चीज़ में। तो ये सब चीज़ें हैं, शिक्षा चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिख के धीमे धीमे शिक्षित होकर आगे बढ़े। हमें आगे बढ़ने का मौका मिल भी रहा था कि हम लोग पढ़ लिख के अब इधर तो डेवलपमेंट काफ़ी हो गया था। लोग अब हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई अपने समाज को लेके कि शिक्षित हो तो लोग शिक्षा की तरफ बढ़ने भी लगे। अब हमारे बच्चे जो हैं शिक्षित तो हो रहे हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से शिक्षा का उसका मतलब क्या, नौकरी खत्म हो गई है। अब तो हम नौकरी भी नहीं पा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि शिक्षा मतलब फिर नौकरी, क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी होता है कि हम पढ़े तो हमको शिक्षा का मतलब है कि शिक्षित होके आप अपने अधिकार की मांग करें और समाज में अच्छा जीवन जिए। और अच्छा जीवन जिएंगे जब आप कुछ बन पाएंगे, कोई काबिलियत हो जाएगी तभी तो आप कुछ बन पाएंगे है। तो शिक्षा का मतलब है कि हम समाज में हमको रहने का हमको रास्ता बताता है कि हम समाज में कैसे उठे बैठे, उन चीज़ों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। हम शिक्षित हो जाएं तो शिक्षित होने के बाद जो हम जिस गरीबी से पले तो उसके बढ़ने के लिए हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो उसे नौकरी भी तो चाहिए। बिल्कुल है, तो हमारा रहन सहन भी तो बदलना चाहिए। बिल्कुल। हम शिक्षित होकर सिर्फ समाज में उठ बैठ तो सकते हैं, हम आपसे बातें तो कर सकते हैं, पर हमें समाज में हमारे शरीर पे कपड़ा हो तो उसके लिए नौकरी चाकरी भी तो होनी चाहिए। जब नौकरी चाकरी आपने खत्म कर दी है तो मेहनत मजदूरी तो हम शुरुआत से ही करते रहे। कबीले से जब कबीले जमाने थे तब भी हम लोग उसमें रह के मेहनत मजदूरी, भाई
खुरपा चलाना, कुछ भी खेती किसानी कुछ भी करें, हम लोगों के पास, हमारे समाज के पास तो लोगों के पास खेती किसानी भी ज्यादा नहीं है, उनके पास वो ज्यादातर भूमि, अधिकतर तो भूमिहीन भी मिल जाएंगे है। तो ये सब चीजें हैं ना, तो इसलिए बढ़ने का जो रास्ता होता है ये सब चीजें। और आज की देश की जो विडंबना है, भारतीय जनता पार्टी को तो अब हटना चाहिए। और अगर ये देश के लोग अगर नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा, कि सब पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाला है। आप देखते हैं बहुत सारी घटना हुई, महिलाओं के साथ बहुत सारी घटना हुई, कहीं बलात्कार हुए, मर्डर हुए, सब कुछ होता है, पर कोई भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता उनके पास नहीं जाता, ना कुछ बोलता है। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपने देखा होगा, नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? पहले तो आप तो कहते थे माँ बेटी के सम्मान में भाजपा उतरेगी, मैदान में सब कुछ करते थे, महंगाई को लेकर उतरते थे, पर अब ये सब सारी चीजें कहाँ चली गई जब से आप बने हैं? ना महंगाई पे बोलते हैं, ना बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप बोलते हैं। अरे व्यवस्था सिर्फ किताबों में दे देने से, लिखने से या कानून व्यवस्था बनाने से थोड़ी कुछ हो जाता है। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए भी तो होता है, जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए ना। अगर आपका जीरो टॉलरेंसी अगर आपका चल रहा है तो फिर ये रेप क्यों हो रहे हैं, मर्डर क्यों हो रहे हैं? अब तो देश में तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे कानून की जरूरत है कि अभी आपने मेरे ख्याल से राजस्थान की कहीं का मामला है, मैंने देखा था कि एक लड़की के साथ ही 35 लोग ना। अब इस तरह के व्यक्ति को जब इस तरह से सामने अगर ऐसी बातें अगर आ जाएं, एक मासूम सी बच्ची के साथ में ये हुआ ही क्या, पूरा देश देख रहा था। और टीवियों में कम दिखाया गया, ज्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला ना। सोचिए, पत्रकार लोग भी ज्यादा उसे दिखाए नहीं। मैंने तो शायद मैं मिस कर दिया हूँ, नहीं जान पाया हूँ, तो शायद क्योंकि देखा कि नहीं देखा, मैंने तो टीवी पे नहीं देखा, किसी न्यूज चैनल पे मैंने नहीं देखा, और ना मैंने प्रयास किया, पर सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। अब बताइए, इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना हुआ, मोदी जी को आके देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? बोला नहीं, घर पे जाना चाहिए, नहीं गया ना। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह का जो काम 35 लोगों ने किया, उसको बंद करके उनका घर तोड़ के उससे क्या मिला? उनको चौराहे पे उन्हें शूट एंड साइड का आर्डर देना चाहिए था। जब चीजें प्रमाणित हैं, जब है दिख रहा है कि हम लोगों ने किया है, तो उसमें कोर्ट कचहरी में उनको बताने की जरूरत क्या है? लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों में थोड़ा सा देश में कानून की भी बदलाव की जरूरत है। उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको 1 महीने के अंदर फांसी की सजा देनी चाहिए। अब वो 35 के 35 लोग बंद हैं, देश का कानून इस तरह से बना रखा है कि वो सालों चलेगा। बच्ची भी मर गई, उसकी पीड़ा से पूछिए क्या हुआ होगा, है? तो किस तरह का आपका शासनकाल है? सही है। इन सब चीजों को देखना चाहिए ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी देश में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, हमें कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। तो मोदी जी जो कहे थे वो कुछ किए नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, आज इतने साल हो गए, अगर वही करोड़ की नौकरी तो बहुत करोड़ लोग लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे। आप ये देख रहे होंगे, आज प्राइवेट स्कूलों को देखिए। आप या तो सरकारी स्कूल इतनी अच्छी बनाई है कि हम भी लोग अपने बच्चों को उनको भेजें कि सरकारी स्कूल में जाए पढ़ें, कम फीस रखिए। आज 8वीं क्लास में अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है तो 3000 से 3500 से नीचे उसकी फीस नहीं है। प्राइवेट में नहीं है। और प्राइवेट का जो टीचर है 10,000 पे और 15,000 पे नौकरी करता है। और कम से कम हर प्राइवेट स्कूल में ही एक मान लीजिए अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ा तो 4 सेक्शन है, और किसी सेक्शन में 30 से 35 बच्चे नहीं हैं। अगर जोड़े तो लाखों रुपया कमा रहे हैं, और जो प्राइवेट जो टीचर है 15,000 पे नौकरी कर रहे हैं। वो तो मर गए। जिसका रिटर्न सब कुछ है। तो सरकार को एक स्कूल की व्यवस्था के हिसाब से शुल्क भी निर्धारित करनी चाहिए। और क्या है, होना चाहिए कि नहीं? और कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो सरकारी स्कूलें हैं, तो सरकारी स्कूलों को आप इतना अच्छा बनाइए कि गरीब बच्चे भी पढ़ सके, अमीर बच्चे भी पढ़ सके, जिससे गरीब बच्चे अमीर बच्चे के मिश्रण से ही एक माहौल बदलेगा। बिल्कुल। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मेरा बच्चा पढ़ा है, आप अमीर आदमी, अगर आपका भी बच्चा पढ़ा, अगर दोनों साथ में पढ़ने लगेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस स्कूल में आपका हमारा भी बच्चा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल है। तो फिर वहाँ पे गरीब और अमीर का फर्क नहीं पड़े दिखेगा ना, रह जाएगा, सब समान हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें कहीं सरकारी गलती है। कुछ ना कुछ गलती है। स्कूल पे व्यवस्था करनी चाहिए। आज इंसान की जो हमारी जो मेन इनकम जो है वो हमारी शिक्षा स्वास्थ्य पे खत्म होती है, तो शिक्षा स्वास्थ्य पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। है कि नहीं? बिल्कुल ध्यान है। इंसान अगर कमा रहा है तो सबसे ज्यादा उसकी जो कमाई का जो 70% जो पैसा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जा रहा है आज के समय में। तो वही सरकार हम लोगों को विफल करने में लगी है।
और सरकार चाह रही कि युवा पढ़ ना पाए, नौकरी ना मांगे, क्योंकि जब पढ़ेगा तो अधिकार मांगेगा, नौकरी मांगेगा, और नहीं रहेगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ वो जात पात और धर्म में फंसा रहेगा। बिल्कुल। तो सिर्फ हम लोगों को मुद्दों से हटकाना चाहती है, सिर्फ हम लोगों को बस धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। इनका सबका यही काम है। हम लोग, जबकि ये देश जो है सभी लोगों से मिलकर बना है, तो हम सभी लोग मिलकर रहें, सब लोग शांति तरीके से रहें, तभी देश की सुंदरता वही है। जब सब शांति रहे तभी देश की वो रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमें देश के लोगों को मिला के रखना चाहिए, सब लोगों को रखना चाहिए। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जितने शीर्ष नेता हैं, सब लोग मिलकर हम लोगों ने संकल्प लिया है, आने वाले 27 के चुनाव में इन्हें हम सत्ता से बाहर करेंगे। और फिर प्रदेश से जाने के बाद तो इनको केंद्र से तो ये हटना है, आपको उसमें कोई दो नहीं। अब जनता ने भी मन बना लिया, जंतर मंतर के जो हुआ, जो जितने युवाओं को जिस तरह से हमारे युवाओं को हमारे किस तरह से मारा गया, जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम, क्यों इतनी तरह से मारा, हाथ पैर सब। और आप देखिए दिल्ली पुलिस के लोगों ने लड़कियों को देखे किस तरह से हाथ पकड़े, कहाँ पे हाथ। ये आजादी, ये ताकत किसने दी दिल्ली पुलिस को? भाई सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं, मेल पुलिस होके क्या कहते हैं फीमेल के लाठी मारेंगे, उसके कपड़े खींचेंगे आप? ये राइट में है ही। ये कैसा देश में आपने लोकतंत्र की व्यवस्था कर रखी है? अरे उन लोगों के ऊपर एक्शन होने चाहिए, उन्हें टर्मिनेट करने चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। मौके बाद पर उन्होंने मोलाइज करने का मौका पाया उन पुलिस वालों ने। बिल्कुल। तो उनको सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है भाई, बच्चों के ऊपर आप लोगों ने मानना, किसके आदेश पे आप लोगों ने लाठीचार्ज की? और क्या है? अगर बच्चे तो शुरुआत किए नहीं होंगे, वो तो रूप दिखा दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है। गलतियां हैं, बातें शांति तरीके से भी हो सकती थी। बच्चों को बुला के, सोनम वांगचुक जी को बुला के बातें की जा सकती थी, आप जा सकते थे। आज ये होते ही नहीं। और जो चीज बात से खत्म हो सकती है, उसको इतना उग्र बनाने की क्या हो सकता थी? तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती है, नाकामी है। वो देश के युवाओं के साथ नहीं खड़ी है। आज हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब आज देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। हम उनके संघर्ष के साथ रहेंगे। आने वाला समय युवाओं का होगा, किसानों का होगा, हमारी माताओं बहनों का होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हमारे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका भी हिसाब किताब होगा। किसानों के जो यूरिया और डीसीपी की जो चोरी की जा रही है, वो भी बंद होगा। बिल्कुल, सब बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।